भारत सरकार 8 साल तक 5 लाख जो ईयरली बढ़ के अभी एक्चुअल में 5 से भी ज्यादा हो गया है, किटिंग का है, डाइट का है, कैश है, सब कुछ उनको स्पॉन्सर करते हैं। लगभग ये मानो कि 45 साल हो गए इस खेल से जुड़े हुए। अंदर से ब्लड में ये है कि मैं खेल के लिए जितना भी कर पाऊं उतना ही कम है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अभी हमारे डायरेक्टर जनरल हैं श्री संदीप प्रधान जी, वो ही इज सो डायनामिक, उन्होंने एक रेवोल्यूशन ला दी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट 2 पार्ट्स में स्पोर्ट्स रिलेटेड काफी कॉमन क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए और जानेंगे कि प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में बच्चों को कैसे डाला जाए। आज फिर से हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वजीर सिंह फोगाट। ही इज करेंटली हाई परफॉर्मेंस मैनेजर of Sports Authority of India and also a core member of Talent Identification Committee Khelo India. वेलकम बैक सर। थैंक यू। तो सर एक सवाल था, जैसे किसी गांव में अगर मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ना ही वहां पे जो स्कूल्स हैं उनमें कोई स्पोर्ट्स अवेलेबल है, तो वहां पे पेरेंट्स अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में कैसे डाल सकते हैं या फिर उनकी शुरुआत कैसे करा सकते हैं? इसमें जैसे अगर हम जो हमारा कम्युनिटी है, कम्युनिटी में अगर मैं जैसे एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल किसी एक कॉलोनी में या एक विलेज में टोटल पॉपुलेशन 2000 की है और वहां पर मान लो कि हम बात करते हैं कि 10 से लेके 14 साल के बच्चे लगभग होंगे 100, 200 या 300 जितने भी हैं। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिटी वहां पर एक क्लब बना लें और एक कम्युनिटी को किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। कई चीजें जो रेवोल्यूशन हुई समाज के करने से हुई, गवर्नमेंट काफी करती है लेकिन कुछ लेवल तक हमको खुद करना पड़े, सभी को इन्वॉल्वमेंट पड़ेगा क्योंकि ये कंट्री बिल्डिंग का सवाल है। आज हम 15 अगस्त की हम बात कर रहे हैं तो 15 अगस्त में सारे देश मोदी जी के कहने से देखो पूरा देश झंडा लेके आगे बढ़ रहा है, तो पूरा एक रंगीन देश नजर आ रहा है। तो ऐसे ही सभी को कम्युनिटी में इसमें ड्राइव करना पड़ेगा। जैसे अब आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को एक जो स्टेट्स को भी ये बोला है कि आप जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको स्टेट में भी लागू करो, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिसोर्सेस हैं, जो बच्चे हैं, वो तो स्टेट के पास ही हैं। केंद्र सरकार तो उसको हेल्प और ड्राइव दे सकता है और सीनियर लेवल पे तो हेल्प कर ही रहा है। तो वहां से हमको कम्युनिटी को क्या करना पड़ेगा, उस कम्युनिटी को सबसे पहले एक 4-5 आदमी इकट्ठा होने के बाद क्लब बनाना पड़ेगा। उस क्लब के द्वारा फिर आपको एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कोई भी जो किसी ने थोड़ा बहुत खेला हो या कोई एक्स आर्मी मैन हो या कोई भी हो जो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवा दे, स्पेसिफिक एक एरिया में नहीं, मल्टी टाइप की एक्टिविटी करवा दे। और फिर उन सेकंड जो स्टेज होगी उसमें फिर उस विलेज में आपने आइडेंटिफाई करने होंगे इस साल के बच्चे कितने हैं, से 10 से 12 साल तक। फिर आपने पेरेंट्स से बात करनी है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 30 मिनट या 1 घंटा पर्टिकुलर कोई जगह, कहीं पर हर जगह इतनी होती है, जैसे मैंने 10 बाई 10 की बताई, अगर आप इतनी ओपन फील्ड किसी भी विलेज में मिल जाएगी, बड़ी जगह मिलती है तो और अच्छी बात है। तो वहां पर आप 1 घंटा लेके आए और जो करवाने वाले हैं वो पहले प्लान करें कि रोज डिफरेंट एक्टिविटी करा लें, बस कोई स्पेसिफिक गेम में नहीं है। मंडे को अलग कराई, ट्यूसडे को अलग कराई, तो डिफरेंट टाइप एक्टिविटी रिक्रिएटिव टाइप करवा लें। तो वहां पर जो बच्चे हैं वो 10 से 14 साल के 200-300 बच्चे इन्वॉल्व हो गए, तो आपने सिर्फ इन्वॉल्वमेंट करना है। उनको उस वक्त क्या होगा, वो दूसरी जो एक्टिविटी है उससे बचेंगे, उनको भूख अच्छी लगेगी, वो एक रिक्रिएटिव काम करेंगे और वहां पर पेरेंट्स की जिम्मेवारी ये रहेगी कि वो बच्चा वहां पर जाए रोज, बस थोड़ा कम खेल ले, अगर चला भी गया तो आधा काम हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम ये माइक्रो लेवल पे हर उसमें देखो, जैसे मैंने बताया कि सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा, तो फिर हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा और इन्वॉल्वमेंट जब बढ़ जाएगा तो कल क्या मालूम नीरज चोपड़ा, हिमा दास, दूसरे हमारे जो खिलाड़ी हैं आज मेडल लेके आ रहे हैं, बजरंग पुनिया है जो वर्ल्ड में हमारे, लड़कियां हैं आगे, साक्षी मलिक है ओलंपिक में मेडल लेके आई है, सिंधु है, पीवी सिंधु है, तो ऐसे खिलाड़ी निकल के आएंगे। उनको एक रास्ता मिला है क्योंकि काफी जो बच्चे ऐसे हैं जिनको मौका ही नहीं मिला। उसमें से आपको पता लगेगा कि रेगुलरली इंटरेस्ट कौन लेते हैं। उसमें काफी बच्चे हो सकते हैं कि आपको उसमें से 20 या 30 ही मिले या 35 मिले, लेकिन एक विलेज में 30-35 तो बहुत बड़ी आपकी परसेंटेज है। 30-35 अगर हो गए तो इसका मतलब 1% से सीधा हम 10-15% बढ़ा दिया उस एरिया से। और हर एरिया को अगर हम ऐसे कवर करते जाएं जिसमें सिर्फ हमने फिजिकल एक्टिविटी एंजॉयमेंट करना है। अब सवाल आता है कि वो जो बंदा कराएगा कौन और क्यों कराएगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों अपना समय देगा वो। लेकिन कम्युनिटी में काफी लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, जो
टाइम जिनके पास है उनको पता नहीं कि वो टाइम कहाँ लगाएं उसको। और आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप बिजी रहो तो बढ़िया लाइफ है, अगर फ्री हो तो सबसे वर्स्ट लाइफ है। तो काफी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इंटरेस्ट रखते होंगे और वो इन्वॉल्व हो जाएंगे एक्टिविटी। यार मैं गांव के, मैं सोसाइटी में इन्वॉल्व हूँ, 4-5 मिलना कोई मुश्किल नहीं है हर सोसाइटी में। वो क्लब बनाए, सारा काम उन्हीं का है, जो कराने वाला है वो तो एक उसी टीम का पार्ट होगा। फिर जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे आप 50 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए 100 रुपए कोई बिग अमाउंट नहीं है महीने की, वो अमाउंट उनसे लें। वही अमाउंट उनके साथ में इकट्ठा करके उसको ग्राउंड को मेंटेनेंस का है, कोच का जो फीस है शुरू में उसको हो सकता है कोच के 3,000 बने, 4,000 बने, तो उसके लिए मोटिवेशन बनेगा। फिर हम कुछ आगे और स्ट्रेंथ बढ़ती है, ज्यादा अगर बच्चे आते हैं जैसे 30-40, शुरू में ज्यादा बच्चे आ गए तो पहले एक आदमी करवा रहा है, फिर स्पेसिफिक में जो कुछ बच्चे छांटे हमने 20-30 बच्चे बन गए, तो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो 20-30 बच्चे। आसपास के गांव के भी हो सकते हैं कि और गांव में वो नहीं, अगर उन्होंने प्रोसेस किया होगा दूसरी कम्युनिटी से किया होगा, तो वहां से फिर हम जो 100 रुपए इकट्ठा किया है, अगर उसमें मान लो कि हम 20 बच्चे हैं तो कितने हो गए? 2,000 रुपए हो गए। तो वो तो 2,000 रुपए है, वो बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद जो ठीक है, जो फाइनेंशियल थोड़ा ठीक है, उनसे हम 200 कर सकते हैं, 500 रुपए कर सकते हैं। जो दूसरा बच्चा है उसको फ्री, मेरा विचार ये है कि उसको फ्री ना करें, उससे कम पैसा ले लें। उसका दो फायदा होगा कि जो बच्चा जाएगा 50 रुपए देगा या 100 रुपए देगा, तो इसको एक फीलिंग रहेगी कि मैं भी पे कर रहा हूं, और उसको ये भी अच्छा कोई करता है तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं अगर फाइनेंशियली हमारा क्लब स्ट्रांग हो गया। फिर हम और भी ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन पूरे विलेज में जो भाग नहीं ले रहे हैं वो कल उनके दूसरे बच्चे भी तो आगे बड़े होंगे, वो भी तो आएंगे। तो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो ओवरऑल हम एक कोच के लिए फिर लोग चंदा देना शुरू कर सकते हैं। तो वो हम एक जो कोच है वो अमाउंट हम ग्राउंड मेंटेनेंस, इक्विपमेंट्स और कोच का खर्चा हम कर सकते हैं। तो मेरे विचार से एक तो कम्युनिटी बड़ा अहम रोल है। फिर ऐसे ही वही कम्युनिटी स्कूल में भी आप विजिट करें और उनसे फिजिकल टीचर, प्रिंसिपल से मिले, कहते जी हमारे बच्चे हमारे वहां खेल रहे हैं लेकिन स्पोर्ट्स का आपको ही कराना पड़ेगा। तो कुछ एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स वहां स्कूल में भी कर लें। तो ये मतलब एक तरह से ये मानो कि एवरी इंडिविजुअल शुड बी इन्वॉल्व इन दिस। और वो घर में जाके जो उसके पेरेंट्स जो आते हैं ग्राउंड में आएंगे, वो भी वहां पर वॉकिंग करें, फिटनेस वर्क करें, तो हमारा क्या होगा कि जो फील्ड है वो भरेंगे और अस्पताल खाली होंगे, तो चेंज हो जाएगा। ये तो पूरा देश का फिटनेस का जो एक हमारा जो रेशो है, जो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड है, वो हमारा फिटनेस का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और जब फिटनेस का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो उसमें से आप जब बेस्ट फिटेस्ट लोग में जब आप छांटेंगे तो हमारे पास टैलेंट की तो कमी नहीं है। किसी धरती में पूरी धरती एक जैसी है, इसमें ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एरिया में वहां पर पैदा होंगे तो ही, हाँ, लेकिन ये है कि हमारी फूड हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, हमारा जो कल्चरल डिफरेंट होता है, हमारी थिंकिंग डिफरेंट होती है, तो वो डिफर कर जाता है गेम टू गेम। लेकिन काफी गेम्स ऐसे हैं कि अगर आप इन्वॉल्व, आप जैसे बात बैडमिंटन की बात करो, टीटी की बात करो, टीटी में सारा एशिया के चाइनीज, मलेशियंस और ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे। आज देखो हमारे 4 गोल्ड मेडल आए हैं अभी, और टीम्स में भी मेडल आए हैं, टेबल टेनिस में मेडल आए हैं, बैडमिंटन में मेडल आए हैं। जिन गेम्स में हमारा डोमिनेशन नहीं था वहां पर भी हम अपना स्थान करने लगे हैं। कुश्ती में तो हम अच्छे थे लेकिन अभी और अच्छा होने लगे। स्टीपल चेस है एक, है जहां पर कीनियंस का डोमिनेशन था, वो हमारे एक खिलाड़ी अविनाश सावले, जो उनके बीच में 94 के बाद किसी भी कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट 3 प्लेसेस कीनिया की रही हैं। इस बार पहला मौका है कि हमारा इंडियंस सिल्वर मेडल जीता, और इतना क्लोज से जीता कि अगर थोड़ा सा वो डिस्टेंस था तो हो सकता है उसका गोल्ड भी आ जाता। तो ये एक अंदर घुसना, इसका मतलब है कि हम जो सोच के हिसाब से हमारी ओपन हो गई। नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड जीता तो सभी को ये लगा एथलेटिक्स में कि हम भी मेडल ला सकते हैं। अभी कॉमनवेल्थ में बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है, हमारे फाइनलिस्ट पहुंचे हैं। जब अभिनव बिंद्रा का 2008 में गोल्ड मेडल आया था, उसके बाद बाकी जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ वहां भाग लेने नहीं जाते, वहां मेडल जीतने जाते हैं। और अब जो मेडल जीत रहे हैं वो सिर्फ मेडल जीतने नहीं जाते, वो गोल्ड मेडल जीतने जाते हैं। तो सोच का दायरा बदला है। और ये चीजें जब मास पार्टिसिपेशन जब होगा, सारी दुनिया ही खेलेगी,
तो उसमें आपका कंपटीशन नीचे लेवल से स्ट्रांग हो जाएगा। तो वहां पर हम, क्योंकि ये भारत एक सोया हुआ देश है और ये जाग रहा है, और जागने के बाद ये कुछ भी कर सकता है। पुराने जमाने में अगर हम इतिहास देखें तो कितने स्ट्रॉन्ग महारा योद्धा हुए हैं, लेकिन अब जो है था कुछ आजादी के कारण हम धीरे धीरे फाइनेंशियल क्रंचेस रहे हैं, और अब हम स्वावलंबी होते होते अच्छी एक राह पर चल पड़े हैं, और आगे वो समय दूर नहीं जब हम भी खेलों में बादशाह हों। So before moving ahead, please subscribe to our channel because it gives us motivation to bring more such content about sports. और ऐसे ही हम आगे भी जानी मानी स्पोर्ट्स की हस्तियों से आपको मिलाते रहेंगे। सर अभी हमने बात की कि जैसे अगर कोई गांव में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो वहां पे उन लोगों के पास या फिर उन बच्चों के पास क्या ऑप्शन है। आपने बताया कि कम्युनिटी बिल्डिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई स्टेडियम या फिर स्पोर्ट्स स्कूल अगर किसी एरिया के पास अप्रोचेबल है, तो फिर वहां पे गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है और लोग उनका कैसे लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो पूरे देश में भारत सरकार और केंद्र सरकार साइमल्टेनियसली अपने स्पोर्ट्स का जो प्रमोशन की स्कीम चलाती है, और अगर मैं भारत सरकार की बात करूं तो हमारे हर स्टेट में साई ट्रेनिंग सेंटर हैं, साई ट्रेनिंग एक्सटेंशन सेंटर हैं, जो स्टेट लेवल खेलो इंडिया स्कीम्स के नाम से भी जाने जाते हैं, और काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, जहां पर साई ने एक्सटेंशन सेंटर के तौर पे वो स्कीम चालू कर रखी है। और एक और स्कीम भी अभी चालू करी है भारत सरकार ने कि कोई रिनोड खिलाड़ी है पुराना, वो भी अब उसके पास अगर कोई फैसिलिटी है तो वो भी वहां स्कीम चलाता है। तो उसको, उस खिलाड़ी को कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अपना पुराना रिकॉर्ड किस लेवल में खेले हो, और कुछ बेसिक सुविधाएं बतानी होती हैं। उसके बाद भारत सरकार पर गेम 5 लाख रुपए की सहायता देती है। वो किसी इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, कोई इंडिविजुअल अगर कोई स्कीम चलाता है तो उसके लिए हो सकता है। तो जो हमने कम्युनिटी की बात की, वो कम्युनिटी में शुरुआत करने के बाद फिर भारत सरकार से भी मदद ले सकते हैं। तो एक गेम अगर है, मान लो फॉर एग्जांपल फुटबॉल, तो 5 लाख रुपए, दूसरा अगर कुश्ती आ गया तो 5 लाख, और उस 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए जो कोच हम रखेंगे उसका पेमेंट का है, 2 लाख रुपए रख रखाव और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का है। इसके बाद वो स्कीम में इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 5 लाख रुपए तो भारत सरकार देगी, लेकिन आप मनी जनरेशन करने के लिए आप डिफरेंट ऑप्शंस भी अचीव कर सकते हो। क्लब बनाने के बाद आप चंदा ले सकते हो, या फिर आप कोई खिलाड़ी आ रहा है उसका कुछ नॉमिनल फीस रख सकते हो, तो आपकी जो मनी जनरेशन बढ़ेगी। तो मनी जनरेशन बढ़ेगी, वो आप अच्छे कोई खिलाड़ी हैं उनको आप अच्छा इक्विपमेंट दे सकते हो, अच्छा वियर दे सकते हो, उसको न्यूट्रिशन अच्छा वहां प्रोवाइड करवा सकते हो, तो ओवरऑल आप मदद कर सकते हो ऐसे। सो बिगिनिंग में ये हमारी स्कीम्स हैं। तो जो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स को घर में बैठे हैं तो उनको नहीं पता होगा कि अभी क्या करें, तो सबसे पहले तो वो फिजिकल फिटनेस थोड़ा सा उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है कि एक लेवल पर रखे। फिर आप नियर बाई आप भारतीय खेल प्राधिकरण की साइट पे जा सकते हो। स्टेट हरियाणा, स्टेट पंजाब, हिमाचल, केरला, जितने भी जो स्टेट्स हैं वहां पर नियर बाई आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पास जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पास जाओगे तो कोई भी गेम का आप बात करोगे तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्कीम और स्टेट की स्कीम उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी होंगी वो आपको बता देंगे। अदरवाइज आप वेबसाइट पर भी जाओगे तो खेलो इंडिया की साइट है या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट है या स्टेट की जो साइट्स हैं उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। ये भी ना मिले तो आप किसी भी कोच से, आप प्रोफेशनल कोई कोच है गवर्नमेंट का, उसी से बात करोगे तो दूसरे गेम के बारे में उस डिस्ट्रिक्ट में सबको पता होता है कि कौन सा गेम कहाँ चल रहा होता है। तो आप उस सेंटर में जाके और स्पेसिफिक ट्रेनिंग आप ले सकते हो। फिर आपको कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का इंटरेस्ट स्कूल रखता है, उस स्कूल से आप बात कर सकते हो। तो नियर बाय काफी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उस गेम को जानकारी हैं और वो आपको सलाह देंगे। तो तब वो सलाह लेने के बाद
2-3 गेम या आसपास जो भी ट्रेनिंग का सिस्टम है वो तो कोच कराएंगे, 2 या 3 कराना है, गेम स्पेसिफिक जो भी कराना है। लेकिन आप जो भी करें वो एक्सपर्ट की हेल्प से ही करें, अपने आप ना करें, क्योंकि अपने आप एक पेरेंट्स का और एम्बिशियस होते हैं, और एम्बिशियस से करने के कारण क्या है कि इम्पेशेंस हो जाते हैं हम रिजल्ट पाने के लिए, और शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं जिसमें हो सकता है कि डोपिंग भी इश्यू हो, ओवर ट्रेनिंग भी इश्यू हो, अर्ली स्पेशलाइजेशन भी इश्यू हो। तो उनको बचने के लिए अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल एथलीट है, जो बच्चा है, उसका हम नाश मार रहे होते हैं। तो उनको ध्यान रखते हुए इस बच्चे का नुकसान ना हो, क्योंकि यूथ ही हमारी ताकत है देश की, और हमारे परिवार की भी ताकत है। तो अब जानकारी के अभाव में हमारा जो बच्चा है उसका हम नुकसान ना करें, इसलिए हमेशा फिजिकल फिटनेस डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार, उससे भी ज्यादा अहमियत रखता है कि आप जानकार से ही ट्रेनिंग कराएं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ए स्पेसिफिक ट्रेनिंग है। मान लो एक ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उस उम्र के लिए हो सकता है वो जहर का काम करे। इसलिए जिस एज में जो चीज करानी है वो एक्सपर्ट वही चीज कराएगा। और आपने कई बार देखा होगा कोई नॉन स्पेसिफिक आदमी आगे कुछ कराने के बाद वो रिजल्ट शॉर्ट टर्म में अच्छा देता है, क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक काम कराने लग जाता है तो रिजल्ट आता है। लेकिन जनरल जो डेवलपमेंट कम होने के कारण कुछ समय के बाद उसको चोट लग जाएगी, बीमार हो जाएगा, या 2-3 साल के बाद वो खेल छोड़ देगा। इसलिए आपको शॉर्ट टर्म अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्पेसिफिसिटी की जाना पड़ेगा, एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी डिफरेंट जो स्कीम्स हैं वहां पर जाएं, एक्सपर्ट से बात करें। और गवर्नमेंट की स्कीम में मैक्सिमम कहीं ज्यादा से ज्यादा होगा तो जैसे 50 रुपए 100 रुपए हो सकता है स्कीम। भारत सरकार की जितने भी स्कीम है, साल का 100 रुपए लगता है रजिस्ट्रेशन, एक साल का 100 रुपए लगता है। किसी भी भारत सरकार की स्कीम में जाओ तो वहां पर एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद आपका फ्री ट्रेनिंग है। तो ये आपकी सुविधाएं आप नियर बाय जो एक्सपर्ट है वहां जाके पता कर सकते As you told about the Khelo India scheme, will you please elaborate on that? हैं। खेलो इंडिया स्कीम भारत सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसका एम ये है कि भारत ओलंपिक्स में आगे जाकर एक महाशक्ति बने। और जैसे भी आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने ये एक विजन लेके चले हैं कि 2028 ओलंपिक्स में हम पहले 10 स्थान में होंगे ओलंपिक्स में। जब हमारा इतना बड़ा एम है तो हमको नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी, और उसी की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में की, जिसमें पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। उसके बाद हालांकि इसका नाम अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, स्कूल से चेंज करके, क्योंकि इसका जो एज ग्रुप भी 17 था वो पहले अभी 19 भी कर दिया। फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज के जो विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक स्टार्ट किया गया, जिसका फर्स्ट एडिशन भुवनेश्वर में हुआ, और उसको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के नाम से जाना गया। तो ये दोनों जो गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये मैं बता दूं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से किए जाते हैं। डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, जैसे अभी आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में देखा, ऐसे ही डायरेक्ट टेलीकास्ट एक 17 साल का बच्चा जो पहली बार नेशनल चैंपियनशिप में खेल रहा है, उसके घर वाले उसको लाइव एक्शन में देखते हैं। और वहां से एक टीम बनाई इन्होंने, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी, जिसका मैं भी मेंबर हूं। वो टीम हर गेम की 5-5, 6-6 जो कोचेज हैं और एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको दोनों को मिला के बनाई। उस कमेटी का काम है कि जब भी हमारे खेलो इंडिया गेम्स होते हैं या कोई भी नेशनल चैंपियनशिप होती है तो वो टीम जाएगी। और वो टीम, वो एक और मैं बता दूं, वो साई की टीम नहीं है, वो गवर्नमेंट की टीम है। मैं साई में बेशक हूं, लेकिन वो एक सेपरेट आइडेंटिटी की टीम है, इंडिपेंडेंट टीम आई कैन से। वो टीम वहां पर जाएगी, और वो उनका एक प्रोटोकॉल उन्होंने सेट किया हुआ है कि गाइडलाइंस सेट की हुई है, क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, उसके बेस पे वो उन बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं। और अभी 3000 बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी उस पूल में हैं, और सभी को भारत सरकार 8 साल तक 5 लाख, जो ईयरली बढ़ के इनिशियली 5 लाख था, अभी एक्चुअल में 5 से भी ज्यादा हो गया है, वो उनको किटिंग का है, डाइट का है, कैश है, आपका ट्रेवलिंग का है, मेडिकल का है, इंश्योरेंस है, सब कुछ सारा उनको स्पॉन्सर करते हैं।
10,000 रुपये उनको कैश भी देते हैं। जो परफॉर्म अच्छा करता जाता है उसको अपग्रेड करते हैं, नए बच्चों को ऐड करते जाते हैं। और ये जो 3,000 से है, इसको स्ट्रेंथ को और ईयरली आगे बढ़ाने का प्रोविजन है। तो ये स्कीम ऐसी है कि इसके थ्रू जो भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, फिर हमारा आगे है डेवलपमेंट ग्रुप, जिसको डेवलपमेंट है, फिर टॉप्स है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, कि जो बच्चे अच्छा करते हैं वो अपग्रेड, उसमें से अपग्रेड कर दिए जाते हैं टॉप्स में। उनका जो स्कॉलरशिप और बढ़ के 25,000 है, उससे ज्यादा है। तो ये एक सीरीज हो गई है। तो जो अच्छा, अब जैसे नीचे हमने बात की कि नीचे से अब लेके आए 12 से 14 साल का जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है, वो हमारे डिफरेंट जो स्टेट लेवल खेलो इंडिया स्कीम्स हैं और साई सेंटर्स में वहां पर जाएंगे। और उसके बाद जो अच्छे बच्चे होंगे उनको हम खेलो इंडिया में लेंगे, और खेलो इंडिया से फिर टॉप्स में जाएंगे। और टॉप्स में जो हाई लेवल का उनको ट्रेनिंग वर्ल्ड वाइड उनको ट्रेनिंग फैसिलिटी मिलती है। गवर्नमेंट काफी पैसे की कोई ट्रेनिंग के मामले में कोई इश्यू नहीं है। हायर लेवल में काफी हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स बन गए हैं। और साई भाई अभी एक बड़ा युद्ध स्तर पे काम कर रही है कि खेलों में किसी तरह की काम ना हो। लेकिन एक लिंकेज जो लोअर है, जो डायरेक्टली हमारे हाथ में नहीं है, उस पर भी काम शुरू कर दिया गया है। एक कीर्ति योजना भी आने वाली है, अभी स्टार्ट हो जाएगी। उसका नाम देखो क्या होगा, लेकिन उसका प्रोविजन ये है कि 3 लाख से 5 लाख बच्चों को टेस्ट लेके डिफरेंट स्टेजेस में, और उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको भी एक लेवल में स्कॉलरशिप और मोटिवेशन देंगे, जिससे कि जो नीचे से जो लाइन नहीं आ रही थी वो भी आना स्टार्ट हो जाए। तो ये कनेक्शन हो जाएगा। नीचे आपने ग्रास रूट टैलेंट पे हम आ गए हैं, फिर मिड में 12 से 14 साल तक आपको डिफरेंट स्कीम्स में हम जाएंगे। और उसके बाद जो अच्छा बच्चा करेगा उसको खेलो इंडिया की स्कीम में सिलेक्शन मिलेगा, खेलो इंडिया से वो टॉप्स में जाएगा। और अल्टीमेटली जो हमारा एम है, जहां पर ड्राइव अल्टीमेटली 2028 में है, वो हमको देखने को मिलेगा। और उसमें कोई अभी हम सबकी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा प्रोग्रेस, जो कभी चीजें नहीं हो पाई थी पहले, वो अब हो रही हैं। और जब होंगी, सिस्टम ठीक होगा, तो टैलेंट तो मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही है, बस उनको एक्सपोजर की जरूरत है। एक्सपोजर अभी मिलने लग गया, बिल्कुल पॉजिटिव इस मामले में कि जो हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। सर, अभी आपने इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताया जो कि स्पोर्ट्स के लिए हैं अवेलेबल, और आपने बताया कि अभी और भी बहुत अच्छा करने के बारे में इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है स्पोर्ट्स में। तो इतना कुछ करने के लिए क्या हमारे पास अभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कंट्री में, या फिर वो कैसे अचीव कर पाएंगे हम? अगर हम कंपेयर करें काफी साल पहले की और आज की, तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट बहुत ड्राइव कर रही है स्पोर्ट्स को आगे लाने के लिए। और उसमें जो एक एजेंसी है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है अपलिफ्टमेंट के लिए है, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अभी हमारे डायरेक्टर जनरल हैं श्री संदीप प्रधान जी। वो ही इज सो डायनामिक, और उन्होंने एक रेवोल्यूशन ला दी है, नॉट ओनली टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द एथलीट्स, जो पहले हम उनको करते रहे हैं, but in every sphere of the training ecosystem. For instance, the upliftment of coaches education, deputation and involvement of the sports scientist. So काफी स्पोर्ट्स साइंटिस्ट डिप्लॉय किए हैं। और हर जो हमारी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उस स्कीम में सारा जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और इवेंट स्पेसिफिक कोचेस, ये वहां फुली इक्विप्ड है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की हम बात करें तो जो इक्विपमेंट प्रोक्योर करना है बाहर से, जो इंडिया में नहीं बनता उस क्वालिटी का, तो वो बाहर से है। कोशिश ये है कि जो बेस्ट अवेलेबल इक्विपमेंट है वो उनको प्रोवाइड किया, और वो ऑलरेडी सारे सेंटर्स में इक्विपमेंट की अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब नीचे से, मतलब जो टॉप नेशनल कैंप्स इंडियन टीम जो फैसिलिटी मिलती थी, उनसे भी बेहतर अभी यहां पर मिलना स्टार्ट हो गई। और जो नेशनल कैंप्स है वहां तो नेचुरली है कि आप है ही है। तो जो एक निचले स्टेप पे भी हम जो पहले नेशनल में था उससे बेटर हो गए हैं। और माइक्रो लेवल पे, जैसे पहले अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम आती थी एनसीओए में, तो अपना पैसा खर्च करके या पार्टनर से मसाज करवाते थे। हम भी पार्टनर से बच्चों को मसाज करवाते रहे। लेकिन अभी स्पेशल
मेल फीमेल मैच्योर अपॉइंट कर दिए गए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट कर दिए गए हैं, एंथ्रोपोमेट्री जो हमारी बॉडी का सेगमेंट को नोट करता है, फैट कंटेंट नोट करता है, हमारा बॉडी कंपोजिशन नोट करता है, वो साइंटिस्ट आ गए हैं। हमारा फिजियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट आ गए हैं जो हमारा इंटरनल हार्ट सिस्टम कैसा काम करेगा वो हमको वो देख के बताएंगे कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फिट लोगों के साथ compete करना है। तो फिट लोगों के लिए तो आपको सुपर फिट, आपको इक्विपमेंट और एवरीथिंग आपको करना पड़ेगा। तो एथलीट तो एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बाहर जो स्टेक होल्डर्स लोग लगे हुए हैं वो भी तो उसी लेवल के हों, तभी तो उसको अच्छा कर पाएंगे। सो दिस इज वन टीम। फिर एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है, और हमें हमारा जो एक विजन रखा गया है वो कोच लेड, एथलीट सेंट्रिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन बैकअप विजन लेके अभी चल रहे हैं। पहले कोच और एथलीट सेंट्रिक नहीं था, हमारा एक पार्ट एंड था, लेकिन अभी जो हमारा एक फिलोसफी चेंज हो गई है, उस फिलोसफी के तहत खिलाड़ी कोच, ये कोच इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द कोचिंग सिस्टम, और बाकी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और सब उसको बैकअप करेगा, एंड एथलीट को सेंट्रिक को रखते हुए हम उसमें आगे बढ़ेंगे। सो ट्रेनिंग अगर हम बात करें तो काफी हमारे सेंटर्स हैं। अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो रोहतक में वर्ल्ड लेवल का बॉक्सिंग सेंटर है, सोनीपत में बात करें तो हमारे वर्ल्ड लेवल का आर्चरी का सेंटर है, रेसलिंग का सेंटर है, एथलेटिक का सेंटर है, कबड्डी का सेंटर है, हॉकी का सेंटर है। ऐसे ही हमारे बेंगलोर में जाएं तो एथलेटिक्स का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर वहां पर हो गया है, स्मार्ट ट्रैक बन रहे हैं अभी। पटियाला हमारा नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता है वो पटियाला से ही जीता है, एक्सपोजर के लिए बीच बीच में दूसरे देश में जाते रहे, फॉरेन कोच हायर किए हुए हैं। तो अभी मतलब जहां पर भी आपको एक्सपर्टाइज नजर आती है तो गवर्नमेंट एक सेकंड नहीं लगाती उसको अप्रूव करने में, लेकिन बेस्ट समझ में आना चाहिए कि ये विजन है, ये रिक्वायरमेंट है इमीडिएटली। पहले हम सुनते थे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बड़ा फास्ट काम करता है, गवर्नमेंट की काफी कंपल्सन, लेकिन काफी चीजें कंपल्सन अभी तोड़ दी हैं, तो वो एक नया रास्ता नजर आ रहा है। तो उनको देखते हुए, और अभी हमारे खिलाड़ी जितने मेडल लेके आ रहे हैं, जो कभी नहीं हुआ वैसे मेडल लेके आ रहे हैं, उनका एक जो एक इमेजिनरी लाइन थी मेंटल ब्लॉकेज की कि हम नहीं कर सकते हैं, वो हमारे कुछ खिलाड़ियों ने मेडल आगे तोड़ दिए। और वो एक थिन जो लाइन थी, वो थिन लाइन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है आगे मेडल परफॉर्म करने के लिए, और जीत और हार एक फ्रैक्शन ऑफ 1/1000 ऑफ ए सेकेंड में डिटरमाइन करती है। वो आप अच्छा करोगे तो मेडल जीत जाओगे, नहीं तो हार जाओगे। तो वो कन्वर्जन स्टार्ट हो गया है। सो दैट कन्वर्जन, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। और उसमें जो अभी आपने सुना होगा नीरज चोपड़ा का जो इंटरनेशनल कैंपेन स्टार्ट हुआ था एशियन यूथ से, एट दैट टाइम आई वाज चीफ कोच ऑफ इंडियन यूथ टीम, तो उस वक्त सोनीपत से स्टार्ट हुआ था। हिमा दास का भी पहले जो इंटरनेशनल यूथ में जब स्टार्ट हुआ था वो सोनीपत में हमने कैंप लगाया था। तो ये बच्चों का जो अभी जो इन्होंने मेडल लेके आए वर्ल्ड चैंपियनशिप में, दोनों वर्ल्ड चैंपियन है, तो बाकियों को भी एक रास्ता मिला, यार हमारे साथ में खेलते हैं लड़के, ये तो वैसे नॉर्मल ही थे, ये मेडल ला सकते तो हम भी ला सकते हैं। तो वो सोच अभी बनी है, और सोच तभी बनती है जब साथ का खिलाड़ी कोई करके दिखाए। तो अभी आने वाले समय में एक अच्छा भविष्य हम देखते हैं, और फैसिलिटी काफी इंप्रूव हो गई है। जो डाइट मनी का भी बताया कि डाइट अब फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको 300 रुपए की मिलेगी, 600 रुपए मिलेगी, 1000 रुपए की मिलेगी, अब अनलिमिटेड मिलेगी। मीन्स न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हर सेंटर में है, वो डाइट बनाएंगे कि इस एथलीट को ये रिक्वायरमेंट है, और वो उसकी कॉस्टिंग वो जितनी मर्जी आ जाए वो एक्चुअल में दी जाएगी। तो ये एक बड़ा रिवॉल्यूशन है। पहले नेशनल कैंप्स में भी एक फिक्स अमाउंट था, लेकिन अभी जो एनसीओई है उसमें गवर्नमेंट ने अभी जब से ये डीजी साहब आए हैं और जो हमारा नया सिस्टम सारा आया है, इन्होंने ये समझा कि 18 साल तक जब एडोलेसेंट पीरियड है वहां ग्रोथ स्पर्ट बहुत ज्यादा होता है, बाद में तो एक पेड़ फुल हो जाता है, उसके बाद तो ग्रोथ होता नहीं है, वो मेंटेन करना है। तो उसको आप ज्यादा दे रहे हैं, जिस टाइम ग्रोथ होता है उस टाइम तो आप दे नहीं रहे हैं। सो वो उन्होंने जरूर समझी, और अभी उनको भी वैसा ही खाना है, वैसी ही डाइट है जो एक ओलंपिक लेवल को खिलाड़ी को मिलती है। हालांकि वो ट्रेनिंग ज्यादा है, हायर लेवल में है, तो कुछ चीजें उनकी एक्स्ट्रा हैं क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन भी ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है इनको कोई कमी नहीं है। तो वो जो एक कमी थी वो दूर हो गई है, और आने वाले समय में ऑफ की इंडिया जो अभी सोचा है वो हम अचीव कर पाए।
थैंक यू सर, इतनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते रहेंगे और सर आपसे भी अगर हमारे मन में और भी कोई सवाल होंगे या दर्शकों के मन में सवाल होंगे तो फिर से आपके पास आएंगे पूछने के लिए। बिल्कुल। खेल से जुड़े हुए लगभग 30 साल तो कोचिंग में हो गए, लगभग ये मानो कि 45 साल हो गए इस खेल से जुड़े हुए। और अंदर से ब्लड में ये है कि मैं खेल के लिए जितना भी कर पाऊं उतना ही कम है। तो एनी टाइम मैं इस काम के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।